Welcome students. Today we will discuss about meiosis as we have already completed the mitosis in previous lecture and also the significance of mitosis. I am just putting the links of these two videos in the description box. You can find it attached there. And आज के इस टॉपिक में हम meiosis की बात करेंगे. meiosis की टर्म जो है ये दी थी फॉर्मर एंड मूर ने. द टर्म वाज कॉइन्ड बाय फॉर्मर एंड मूर, whereas it was studied by Van Beneden, Strasburger, Sutton and Van Water. So meiosis, as we know, is a part of cell division and is essentially the function of reproductive cells. हम meiosis को reproductive cells, हम meiosis को देखेंगे. It is taking place in reproductive cells, not in somatic cells. अगर हम देखेंगे mitosis की बात करते तो mitosis एक फंक्शन थी somatic cells की, जहां पे हम सेल्स का नंबर बढ़ाते थे without having any change in the chromosome number. लेकिन meiosis में बेसिकली हमें एक सेल से, सपोज वी विल स्टार्ट विद वन सेल, एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स बनती है. लेकिन इनिशियली हमारे पास एक सेल से 2 सेल्स बनती है और इसके बाद इन 2 सेल्स से और 2 सेल्स बनती है. अल्टीमेटली हम बोलेंगे हमारे पास एक सेल से, फ्रॉम वन पेरेंट सेल वी आर गेटिंग 4 डॉटर सेल्स. और इस meiosis को हमने 2 फेजेस में काटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है. वन इज द meiosis 1 एंड सेकंड इज द meiosis 2. फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप meiosis 1 है, meiosis फर्स्ट. meiosis फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल्स बनती है और उसके बाद meiosis सेकंड है, इस सेल से भी 2 बनेंगी, इस सेल से भी 2 बनेंगी. तो ये वाला फेज जो है ये meiosis सेकंड का है और ये भी meiosis सेकंड का फेज है. अल्टीमेटली हमें 4 सेल्स ऑब्टेन हो गई एक सेल से. क्रोमोसोम नंबर देखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर अगर डिप्लॉयड है टू ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो meiosis 1 में chromosome number is reduced to half. It is reduced to half. तो हाफ होने की वजह से हम meiosis 1 को reductional division भी कहते हैं. We call it as reductional division because we are getting 2 cells. They have half number of chromosomes to that of parent cell and chromosome number is reduced to half. We can call this division as a reductional division. और आगे चल के देखेंगे जो meiosis सेकंड है, meiosis सेकंड में इस सेल से 2 सेल्स बन गई. क्रोमोसोम नंबर n था, यहां भी n है और यहां भी n है, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहा लेकिन 1 से 2 बनी, इस 1 से भी 2 बनी और क्रोमोसोम नंबर सेम रहा. ये ऐसा लग रहा है जैसे माइटोसिस का केस है. अगर आप देखेंगे दिस डिवीजन इज हैविंग अ सिमिलरिटी विद दैट ऑफ द माइटोसिस. We are getting the same outcome as we have fetched in mitosis. तो इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं equational division. Equational division. So meiosis second can be called as equational division. Here also equational division. हर एक फेज के साथ जब हम meiosis 1 पढ़ेंगे हम देखेंगे यहाँ पे फर्दर 2 फेजेस होंगे. पहले there will be division of nucleus, यानी इसमें 2 चीजें होंगी. एक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे. सिमिलरली इसमें भी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी. यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी. ओवरऑल हमने एक सेल से 4 सेल्स को ऑब्टेन किया जिनका क्रोमोसोम नंबर हाफ है टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल. वापस आते हैं, मैंने पहली बात बोली meiosis is the function of reproductive cells.
अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एक एनिमल की बात करेंगे, एक एनिमल में हमारे पास हर एक सेल, ह्यूमन बीइंग की बात कीजिए, आप किसी भी क्या कहते हैं इसको, वेल्स की बात कीजिए, डॉल्फिन्स की बात कीजिए, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड है. वी हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स 2n, राइट. अगर मुझे इस सेल की मियोसिस करनी है तो मियोसिस से हमको बनेंगी 4 सेल्स, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हैप्लॉइड. द क्रोमोसोम नंबर विल बी हैप्लॉइड. और ये हैप्लॉइडी अचीव करना एक बहुत ही लाजमी और जरूरी चीज है. कैसे? मैं ऐसे बताता हूं. हम बीइंग पेरेंट्स, हमारे पास सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, राइट. ये मेल का डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, फीमेल का डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है. इस मेल की रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म है और इस स्पर्म में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है. इसका रिप्रोडक्टिव सेल ओवम है और जब ओवम प्रोड्यूस होता है उसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. दोनों यूनाइट होते हैं, वी गेट ए डिप्लॉयड जाइगोट. अगर यहां पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता तो हमें डिप्लॉयड जाइगोट नहीं मिलता, हमें टेट्राप्लॉयड जाइगोट मिलता. और वो जाइगोट का फॉर्मेशन, आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता था, बिकॉज टेट्राप्लॉइड्स आर नॉट सुटेबल एंटिटीज एज पर द क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न. It is very important for these reproductive cells to go for the meiosis, because at the time of meiosis we will be reducing the chromosome number to half, and this half chromosome number will be forming a diploid zygote and will maintain the chromosome number of a species. That's why I told you it is a function of reproductive cells. Meiosis is possible in diploid cells. क्या हम हैप्लॉइड सेल की मियोसिस कर सकते हैं? क्या माइटोसिस कर सकते हैं? अगर आंसर ये है, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो सकता है, क्योंकि n है तो 2 सेल्स बनेंगी, इसका भी n होगा, इसका भी n क्रोमोसोम नंबर होगा. माइटोसिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स. सो फार एज डिप्लॉइड सेल्स आर कंसर्न, माइटोसिस इज ऑलवेज पॉसिबल. लेकिन जब हम बात करेंगे क्या मियोसिस पॉसिबल है हैप्लॉइड सेल की, नॉट एट ऑल. Meiosis cannot occur to haploid cells because मान लीजिए मैंने आपको बोला हमारे पास अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 4 सेट्स है क्रोमोसोम्स के, इनके इसका आधा क्या हुआ? इसका आधा हुआ 2n. इसका आधा क्या हुआ? 1n. 1n का आधा क्या हुआ? वी कैन नॉट डिवाइड, वी कैन नॉट काट द क्रोमोसोम. हम क्रोमोसोम को काट नहीं कर सकते. ये हमारे पास 2 पेन है, दिस इज अ पेयर ऑफ पेन्स, वी हैव अ पेयर ऑफ पेन्स, राइट. हमको इसमें डिवीजन करना है और हमें 2 सेल्स बनानी है. ये मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स है, 2 सेल्स बनानी है. हम एक सेल को एक क्रोमोसोम देंगे और दूसरी सेल को दूसरा क्रोमोसोम देंगे. क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. बट अगर मेरे पास एक ही पेन है, वी हैव ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इस एक पेन से मुझे 2 सेल्स बनानी है, आई कैन नॉट ब्रेक इट. मैं इसको काट नहीं सकता और अलग अलग डाल नहीं सकता. So this is not possible in case of haploid cells. Yes, it is possible in case of diploid cells, in case of tetraploid cells. तो this is one more thing meiosis के बारे में. तो meiosis के जब हम different phases बात करेंगे, पहले एक एनिमल की, तो हम में एक साइकिल, लाइफ साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. वी हैव ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन केस ऑफ एनिमल्स and in case of small plants. Small जो lower plants है और animals में we are basically exhibiting a diplontic life cycle. What does this mean, diplontic life cycle? Diplontic life cycle का मतलब ये है, हमारे पास हर स्टेज में, बर्थ से लेके डेथ तक, हमारी हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n. Every cell of our body has 2n number of chromosomes. और हमारा एक ही चीज हैप्लॉइड है, which we call as a gamete. The gamete is the only entity which is going to be haploid. Otherwise, our every cell of the body is diploid. So हमारा overall life cycle क्या है? We are running a diplontic phase of life cycle, and we are exhibiting a type of meiosis which we call as gametic meiosis. हमारे सिर्फ gametes में meiosis होती है, तो therefore
हम में गैमेटिक मियोसिस होती है, कुछ एल्गे में, कुछ फंगे में जाइगोटिक मियोसिस होती है, और प्लांट्स में इंटरमीडिएट टाइप की मियोसिस होती है। लेकिन आप समझ लीजिए कि वी आर रनिंग ए डिप्लॉयड साइकिल, और हमारे पास मियोसिस सिर्फ एक सेल की होगी और उसको कहेंगे गैमेट। तो इसलिए हम में गैमेटिक मियोसिस होती है और हमारा लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ऑलराइट, इसके बाद हम शुरू करेंगे मियोसिस के फेजेस को। मियोसिस के फेजेस में सबसे पहले मियोसिस 1 की बात करेंगे। मियोसिस 1 इज डिवाइडेड इनटू, ऐसे जो जैसे आपके पास था प्रोफेज 1, we have a prophase 1, we have metaphase 1, we have anaphase 1, and we have telophase 1. जिस तरह से हमारे पास माइटोसिस में था। और जब मैं मियोसिस सेकंड की बात करूंगा, मियोसिस सेकंड is divided into prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second. Right? We are just changing this numeric. That's 1 and 2. Otherwise, everything is same. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Meiosis 1, meiosis 2. Everything same. Prophase 1 एक लार्जेस्ट फेज है मियोसिस 1 का, और इस प्रोफेज 1 के कुछ सब फेजेस हैं। उन सब फेजेस को याद रखने के लिए आप ऐसे पहले याद रखिए, इट इज LZPDD. L means leptotene. We have zygotine. We have pachytene. We have diplotene. And we have dikinesis. ये हमारे पास सब फेजेस है प्रोफेज 1 के सब फेजेस। और प्रोफेज 1 मैंने बोला सबसे बड़ा फेज है और इसके सब फेजेस है। हम शुरू करेंगे मियोसिस 1 से, और प्रोफेज 1 से हम शुरुआत करेंगे इस पूरे सेल साइकिल की, इस पूरे मियोटिक सेल साइकिल की। लेकिन इससे पहले प्रोफेज 1 को शुरू करने से पहले और प्रोफेज 1 के ये बहुत सारे फेजेस डिस्कस करने से पहले जरा हम एक इस प्रोफेज का एक क्रुक्स निकालेंगे। व्हाट इज बेसिकली गोइंग टू हैपन इन द मियोसिस, उस चीज को हम तो जरा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझ लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। आप एक रिप्रोडक्टिव सेल को लीजिए जो डिप्लॉयड है, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स फ्रॉम सुपरमेटोगोनिया. These supermetogonia are diploid cells. We are producing ova from oogonium, and that oogonium is a diploid cell. You take a diploid cell, any diploid cell, जिसको meiosis हमें करनी है, आप एक diploid cell को लीजिए. It has a 2n number of chromosomes, और इस सेल का न्यूक्लियस आप जरा ध्यान से देखिए. मैं आपको समझा रहा हूं कि बेसिकली होना क्या है. उसका न्यूक्लियस आप ले लीजिए. उस न्यूक्लियस में आप सिर्फ बात कीजिए किसी भी दो क्रोमोसोम के, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के. कितने क्रोमोसोम्स होंगे इसमें? हम में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो शाबाश, इसमें कितने होंगे? 46. चले मैं एक क्रोमोसोम लेता हूं. दिस इज वन क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल, और इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है और इसका क्रोमैटिड होता है. और वी हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. मतलब आप ऐसा समझ लीजिए हमारे पास एक सेट है कप्स का. वी हैव 2 कप्स. We have one set of plate, एक सेट है प्लेट का 2. एक सेट है हमारे पास स्पून्स का. We have 2 spoons. इसी तरह से जब हम टोटल काउंट करेंगे तो it is 46. Although we have every set, and एक सेट की मैं बात करूं, कप के एक सेट की बात करूं, तो ये दोनों कप्स आपस में होमोलॉगस है. They are homologous chromosomes. A cup is not going to resemble with a spoon. A spoon is not going to resemble with a glass. So you have a set, they have a resemblance. हमारे पास एक सेट है और इस सेट को हम पेयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पहला क्रोमोसोम लेंगे. दिस इज एक सेट हमारे पास. ये लीजिए, ये होमोलॉगस पेयर है. 2 क्रोमोसोम्स की बात की. मैं और एक सेट की बात करूंगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और एक सेट है, कोई ये दूसरा है फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, पहले हम देखेंगे ये जो हमारे पास सेट है, ये क्रोमोसोम्स का जो सेट है, हमने 4 क्रोमोसोम्स पे शुरू किया. हम 46 यहां बना नहीं सकते, बड़ा स्पेस हो जाएगा. तो हम 4 क्रोमोसोम्स की बात करेंगे. सबसे पहले मियोसिस शुरू होने से पहले वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज व्हिच वी कॉल इज इंटरफेज. ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेगमेंट.
हमारे पास पहले इंटरफेज होगा और इंटरफेज के एस फेज में आप देखते हैं देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, नॉट द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है अगर हमारे पास ये क्रोमैटिड इसका एक था, अब इसके दो बन गए। अगर यहाँ एक क्रोमैटिड था, इसके भी दो बन गए। क्रोमोसोम नंबर सेम रहा लेकिन डुप्लीकेट हो गया क्या, हमारे क्रोमैटिड्स जो है वो डुप्लीकेट हो गए, यानी हमारा जो डीएनए का कंटेंट था वो डबल हो गया। तो ये हमारे पास एस फेज में, जब इंटरफेज में हम पहुंचेंगे, मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है उसमें ये हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n यहाँ था, यहाँ पे भी 2n था, लेकिन अगर डीएनए का कंटेंट यहाँ पे 2c था, यहाँ पे 4c हो गया, डबल हमारा डीएनए हो गया। वी हैव स्टार्टेड विद दिस सेल, कीप इन माइंड। अब इसके बाद हम इसकी मियोसिस 1 करेंगे। मियोसिस 1 करने के टाइम हम फिर से इसी न्यूक्लियस को बनाएंगे, राइट। हम देखेंगे हमें मियोसिस 1 में एक सेल से हाउ मेनी सेल्स वी आर फार्मिंग, वी आर गेटिंग 2 सेल्स। और ये जो दो, एक होमोलॉगस पेयर था, एक कप का पेयर था, एक प्लेट का पेयर था, ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास होमोलॉगस पेयर ये था, ये यहाँ चला गया और ये वाला इस सेल में चला गया। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें भी एक जो है वो इधर चला गया, ब्लैक वाला एक जो है वो इधर चला गया और दूसरा जो है वो इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो in short we had 4 chromosomes. Initially we had 4 and here in the S phase also we had 4, and after completing meiosis 1 we have 2 chromosomes in this cell and 2 in this cell. Chromosome number has reduced it to half. लेकिन this is meiosis 1. जब हमको सेकंड करनी हो, इस सेल से कितनी सेल्स बनेंगी? 2. We will get again 2 cells. For example, this is 1 and this is the second. और आपको पता है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम जिसके 2 क्रोमैटिड थे, एक क्रोमैटिड इधर चला गया, एक क्रोमैटिड इधर चला गया, जैसे बिल्कुल माइटोसिस में हुआ था। और ये जो ये वाला है ब्लैक वाला, ब्लैक के 2 क्रोमैटिड्स थे, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स यू हैव इन दिस सेल? इट इज 2। हमने शुरू कहां से किया? 2 से, और इसमें कितने हैं? 2। तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन मियोसिस सेकंड। ये फेज बराबर माइटोसिस जैसा है, लेकिन इस फेज को आप देखिए, हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है दैट हैज रिड्यूस्ड टू द हाफ। क्या यही मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है? लेकिन ये एक बात है, पहले हमने शुरू किया 4 से, 4 में 2 बनाइए, इसको 2 इसको दीजिए। इसके बाद इन 2 के जो क्रोमैटिड्स डबल थे उनको अलग कीजिए और आप 2 से 4 सेल्स बना सकते हैं हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर इन मियोसिस सेकंड। लेकिन अब समझने वाली बात यह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मियोसिस 1 की बात करूंगा। मियोसिस 1 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होने वाला है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। व्हाट इज दैट थिंग? व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन मियोसिस 1? दैट इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन हेरिडिटी। I will tell you, for example, we'll take a parent. मैं एक parent ले लेता हूँ. This is a parent. And these parents, in the parents we have a male and we have a female. Okay? Male is donating a sperm and it is donating an ova. ये egg donate करता है, sperm donate करता है। दोनों में chromosomes haploid है, इसमें भी haploid है, इसमें भी haploid है। मेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे पास 2 सेट्स है, 2n क्रोमोसोम्स। हर सेल में क्रोमोसोम सेम है, हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम सेम है। लेकिन जरा इस मेल ने कहां से लाया? इस मेल ने ये 2 सेट्स कहां से लाए? इसने इनहेरिट किया अपने फादर से और मदर से। एक सेट तो फादर ने दे दिया, तभी तो 2 कप थे, हमने 2 कप से शुरू किया। एक कप तो फादर ने दिया, एक तो मदर ने दिया, एक स्पून फादर ने दिया, एक मदर ने दिया। ऑलराइट, इस तरह से। तो इसी तरह से जब मैं बात करूंगा इस फीमेल की, इस फीमेल में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं?
इसमें हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 सेट्स है। उसने 2 सेट कहां से लाए? जरूर एक फादर से लिया होगा, एक मदर से लिया होगा। ऑलराइट, मतलब मान लीजिए एक फादर से, एक मदर से, एक क्रोमोसोम फादर से, एक मदर से। अब जब इसने हैप्लॉइड सेल बनाई, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पर्म बनाया यहाँ पे, तो हैप्लॉइड स्पर्म में एक ही सेट होगा। ये मेल ने जो ये यहां पे हैप्लॉइड का सेट दिया, क्या ये इसने अपने फादर से लाया था कि मदर से? और इस फीमेल ने जिसने यहां पे एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम दिया, क्या इसने ये अपने फादर या मदर से लाया है? या क्या इस सेट की रिजेम्बलेंस इसके फादर या मदर के सेट की रिजेम्बलेंस है जो वो आगे आया? या जो यहां पे स्पर्म आया जो फर्टिलाइज करेगा, इस स्पर्म के क्रोमोसोम जो अंदर है, क्या वो इस मेल ने प्रोड्यूस किए, क्या वो इसने अपने फादर से या मदर से लिए थे? अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इसने ये फादर से लिया था, जो सेट इसने दिया है, जो इसने सेट दिया था, इसने फादर से लिया था, और इसे किसने को दिया? बच्चे को। तो इस बच्चे में आधा सेट बराबर वही है जो इसके पेरेंट में है, और इस बच्चे में आधा सेट सेम वही है जो इसके पेरेंट में है और जो इसके ग्रैंड पेरेंट, सपोज फादर में है। So the half chromosomes of the child have a close, or we can say a complete resemblance with the half set of chromosomes of his father, and exact resemblance with the half set of chromosomes of his grandfather. What do you expect out of this? Everything is exhibited by genes. Your color, your vision, your everything, your expression of every protein is being governed by the genes. What do you expect? I can expect this child should have 50% resemblance with father, and same 50% type of resemblance with the grandfather. Or I can say all the three, child, father and grandfather, are 50% alike in all characters. Is this the case happening? Is this really the situation taking place in the ground? No, it's not like that. We are completely varied from father. Suppose we have, इनका दूसरा बच्चा है, ये तो child 1 हो गया, दूसरा बच्चा है। दूसरा बच्चा का जो ये क्रोमोसोम आया, मान लीजिए ये हाफ सेट भी इस फादर ने इसको दिया, और ये वही हाफ सेट है जो इसने अपने ग्रैंडफादर से लिया था। इसका मतलब इसका बराबर वही सेट होगा जो इसमें होगा, वो जो इसमें होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिजेम्बलेंस बराबर सेम होगी जो इसके फादर के साथ होगी, जो इसके ग्रैंडफादर के साथ होगी। पूरा आधा का आधा फादर जैसा, पूरा आधा का आधा ग्रैंडफादर जैसा, ऐसा होता है क्या? We find a degree of dissimilarity between a child and father, although there are some traits, there are some characters which are common to the parents, which are common with the grandfather, but it is not difficult to differentiate between a father and a child. It is not difficult to differentiate between a child and a grandfather. So there's a degree of dissimilarity. There's a degree of dissimilarity between the two individuals. No two individuals are alike. This is what is being explained by the variation. And this is the case of variation. कभी भी दो इंडिविजुअल्स अलाइक नहीं होते। अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्यूब्यूल्स ना हो तो ये कभी अलाइक नहीं होते। तो किस्सा क्या है, माजरा क्या है, हम अलग क्यों हैं? हम कैसे अलग हो गए? हम कैसे वेरीड हो गए? वेरीड हम इसलिए हो गए क्योंकि इस फादर को, मान लीजिए इस फादर के पास ये क्रोमोसोम्स है, एक इसने फादर से लिया है, एक इसने मदर से लिया है। इसका मतलब ये हुआ इस पे भी जीन्स है, इस पे भी जीन्स है। ओके, इसने फादर से ये जीन्स लिए हैं, इसने अपने मदर से लिए हैं जीन, लेकिन होना ये है आपको बराबर ये सेट बराबर नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है, इस सेट को यहां तक पहुंचने से पहले ये इस हालत में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्टेड विद 2 ग्रीन्स एंड दीज आर द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूं, चलिए ये होमोलॉगस था, कलर में चेंज करूं, इसका कलर में ब्लू दूंगा और इसका मैंने ग्रीन ही दिया है, तो आप देख लीजिए
ये हमारे पास एक इसमें चला गया और दूसरा दूसरे में चला गया। दूसरा मान लीजिए ये एक ग्रीन इसमें चला गया और हम बोल रहे थे मान लीजिए ब्लू दूसरी सेल में चला गया, है ना। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि इस वाले क्रोमोसोम जो हमने इसमें एक बार दिया, इसमें एक बार दिया, होना यही है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ब्लू का होगा, इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ब्लू का होगा और इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ग्रीन का होगा। Here you will find a component of green. So overall हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, यानी इसने हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो मिक्सचर ऑफ दिस है, न कि आइदर ऑफ दिस है। हमें डायरेक्टली ये नहीं मिला, हमें डायरेक्टली ये क्रोमोसोम नहीं मिला, लेकिन हमें मिला एक मिक्सचर, यानी इनको आपस में पहले मिलना है, अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करना है। अब मुझे बोलिए ये क्रोमोसोम किससे मिलेगा? इससे मिलेगा? नहीं। इस वाले होमोलॉगस पेयर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये भी ना इससे मिलेगा ना इससे मिलेगा, बल्कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू, बिकॉज बिफोर दे विल गेट सेग्रीगेटेड, इनको एक दूसरे के पास आना है, इनको अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना है और फिर एक दूसरे से दूर जाना है। और यही होने वाला है किस वाले फेज में? मियोसिस 1 के प्रोफेज में। तो प्रोफेज में हम यही चीज इनको पास लाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे और उसके बाद ही हम इनको अलग करेंगे। यही हमें करना है प्रोफेज 1 में। लेट अस स्टार्ट द प्रोफेज 1। शुरू करते हैं प्रोफेज 1 से। प्रोफेज 1 के हमारे पास बहुत सारे फेजेस है, सब फेजेस है। प्रोफेज 1 के सब फेजेस है लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। शुरू करते हैं लैप्टोटीन से। लैप्टोटीन, लैप्टो का मतलब ये होता है थिन थ्रेड। देखिए लैप्टोटीन में जो हमारे पास न्यूक्लियस है, जस्ट सी द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमैटिड्स होंगे और क्रोमोसोम्स होंगे और क्रोमोसोम में क्रोमैटिड होंगे। कितने क्रोमैटिड्स हैं? यू नो ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स, यू नो इट वेल। लेकिन ये लैप्टोटीन में जो क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स आर वेरी थिन, दे आर वेरी थिन। ऑब्वियसली अगर थिन होंगे तो लॉन्ग होंगे, मतलब ये बड़े पतले और लंबे होते हैं, पतले और लंबे। जितने ये पतले और लंबे हो जाएंगे उतने हमको दिखने मुश्किल हो जाएंगे। वी कैनॉट सी देम प्रॉपरली। और अल्टीमेटली ऑल्दो ये तो बने हैं डायड, यहाँ तो 2 क्रोमैटिड्स है। हमको ऐसा लगता है नहीं जी 2 क्रोमैटिड नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है, एक ही क्रोमैटिड है, लेकिन है कितने? सो क्रोमोसोम्स अपीयर टू बी एज मोनोड्स, although they are not monods, they are diodes, but they appear to be as monods। तो आपको क्रोमोसोम्स इस तरह मिलेंगे और आप इस स्टेज को कहते हैं। और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, दे आर बेसिकली मूविंग अप टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हम इसको कहते हैं बुकेट स्टेज। वी कॉल दिस एज ए बुकेट स्टेज। ये ऐसा लगता है जैसे फ्लावर बुके, वी कॉल दिस एज ए बुकेट स्टेज। एंड दूसरी बात, इस लैप्टोटीन से शुरू होगा, लैप्टोटीन से चलेंगे ज़ाइगोटीन तक, पैचिटीन तक, डिप्लोटीन तक और डाइकाइनेसिस तक। यहां से शुरू हो जाएगा क्रोमोसोम की कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल टेक प्लेस। कंडेंसेशन एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमैटिड्स विल टेक प्लेस। यानी आप अब लैप्टोटीन से शुरू करेंगे तो क्रोमैटिड्स धीरे धीरे छोटे और मोटे होते जाएंगे और ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा लैप्टोटीन से और ये चलेगा बराबर कहां तक? डाइकाइनेसिस तक। सो देयर विल बी थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमैटिड्स। और जितना थिकनिंग और शॉर्टनिंग होगा उतनी हमारी जो विजिबिलिटी है इस क्रोमोसोम की वो बढ़ेगी। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म होगा, इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेंट्रियोल पेयर्स होते हैं और ये सेंट्रियोल पेयर्स स्टार्ट करेंगे, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स दे विल स्टार्ट एग्रीगेटिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दे विल फॉर्म एस्टर रेज। ये एस्टर रेज यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। एस्टर रेज along with the centriole is known as ester
it has a resemblance with a star. We call it as an ester. और ये एस्टर के इधर से जब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, यानी दूर होने का मतलब यहाँ 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 और अल्टीमेटली ये यहाँ पहुंच जाएगा एक और यहाँ एक होगा. They will be sent to the opposite poles. इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है फ्रॉम लैप्टोटीन टू डाइकाइनेसिस. यानी लैप्टोटीन में अब ये नीचे है, एक दूसरे के पास है, लेकिन वहां पे हमारा एस्ट्रोरेज बनना शुरू हो गया होगा और धीरे धीरे हम जाइगोटीन में इनको दूर ले जाएंगे और पैचिटीन में फिर से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे. इनके जो क्रोमोसोम फाइबर्स होंगे, इनके जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो और बड़े हो गए होंगे और फिर डिप्लोटीन में हम इनको बहुत आगे ले जाएंगे और डाइकाइनेसिस में आप इनको पोल्स पे पाओगे. ये थ्रू आउट द मियोटिक प्रोफेज 1 ये हमको कंटिन्यू करना है. So there is condensation and thickening of chromosomes, and there is we can say centrioles which will form. The centrioles in case of animal cells will form estrol rays. Okay? हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, न्यूक्लियोलस इंटैक्ट है, कहीं गया नहीं. This is the first phase which we call as lactotin. इसके बाद दूसरा फेज है जिसको हम कहते हैं zygote. The rest of the phases like zygote, diplotin and dikinesis will be discussed in the next video tutorial. Please do watch the next video tutorial, and at the same time मैंने आपको बोला है I have pasted the notes जो इस meiosis के हैं, साथ साथ इसमें आप वो भी देख सकते हैं.